बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर बात करेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है और बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये भी केसेस अदालतों में हमने चलते देखे हैं और बाज़ लोग तो बेनामी ट्रांजैक्शन करके फंस जाते हैं और बाज़ ऐसे हैं कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन खुशी से करके तो वो बड़े खुश होते हैं, करप्शन करते हैं। आजकल जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बेनामी अकाउंट्स खुले हुए हैं, फलूदे वाले के अकाउंट में से जनाब इतने करोड़ इतने अरब निकल रहा है और उसको ख़बर भी नहीं। करप्शन जिसने करनी हो वो क्या करता है, फिर किसी दूसरे के नाम पर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी, बल्कि थोड़ा बहुत नहीं बहुत बहुत प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है। तो या तो जिसके नाम पर ख़रीदता है उसको शामिल करता है इसमें, या उसे ख़बर भी नहीं होती, वो फ़ौत भी हो चुका होता है, उसके नाम पर ख़रीदते हैं मिली भगत करके तो प्रॉपर्टी बना लेते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन जो है ये इतनी आसान नहीं है कि जनाब ये फ़ौरन से जनाब पकड़ी जा सकती है। थोड़ा इसके कुछ लवाज़मात हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। एक ओरिजिनल ऑनर, एक ऑस्टेंसिबल ऑनर। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत ही सादा करके आपको समझा दूँ। मिसाल के तौर पर एक भाई है, बैरून मुल्क होता है, पाकिस्तान में नहीं रहता। एक भाई पाकिस्तान में रहता है, दो भाई हैं। इनमें से जो बैरून मुल्क वाला है ना, वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में आके उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे। उसने वो पैसे किसी थर्ड पर्सन के साथ सौदा किया, उसे एक मकान ख़रीद लिया। मकान ख़रीद लिया, पेमेंट कर दी उसने, सौदा कर लिया, पेमेंट कर दी, मकान ख़रीद के उसका कब्ज़ा भी ले लिया। तय हो गया कि जनाब मैं नेक्स्ट वीक में आपको रजिस्ट्री भी इसकी करवा लूँगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मुकम्मल करके हम नेक्स्ट वीक में रजिस्ट्री करवा देंगे। और नेक्स्ट वीक में क्या हुआ कि ये स्ट्राइक शुरू हो गई। स्ट्राइक की वजह से वो नहीं बैठ रहा, तो सब रजिस्ट्रार नहीं बैठ रहा, तो रजिस्ट्री कैसे करें, तो क्या करें। उतनी देर में इसका बैरून मुल्क वापसी का टाइम आ गया, इसने वापस लौटना था। ये वापस लौट गया। जाते हुए कह गया कि अब मजबूरी है, मुझे तो जाना पड़ेगा, ऐसा करें मेरे छोटे भाई के नाम पर रजिस्ट्री करवा दें, बाद में मैं वापस आऊँगा तो मैं अपने नाम पे करवा लूँगा। इसने वो रजिस्ट्री अपने बजाय कह गया कि छोटे भाई के नाम कर दें। थर्ड पर्सन जिसने सारी पेमेंट ले ली थी, उसे क्या, उसने इसके भाई के नाम पर रजिस्ट्री कर दी और ख़ुद ये मालिक ओरिजिनल जो था वो चला गया। अब इसका छोटा भाई जो था, जो पाकिस्तान में था, ऑस्टेंसिबल ऑनर, इसके नाम पे प्रॉपर्टी है। उसने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा के डॉक्यूमेंट इनको हैंड ओवर कर दिए उसकी वाइफ को, जो बैरून मुल्क चला गया था। अब कोई भी बंदा रिकॉर्ड चेक करे, जाके देखे तो मालिक कौन है उस प्लाट का, उस मकान का, उसका मालिक है जनाब वो भाई जिसने ख़रीदा ही नहीं है। ओरिजिनल ऑनर कोई और है, नाम किसी और का ही हो। तो ये जो है, जिसने ख़रीदा भी नहीं, जिसने पोजेशन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसका नाम यूज़ किया गया, इसको कहते हैं बेनामीदार। ये बेनामीदार है। बेनामी जो प्रॉपर्टी है वो है जनाब वो मकान, ये बेनामी जायदाद है, बेनामी प्रॉपर्टी है। तो ये जो बंदा मालिक बन बैठा है ये है बेनामीदार। ये ट्रांजैक्शन जो हुई इसको कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। यानी सारा इसके अंदर की कहानी है कि जब किसी दूसरे बंदे का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया हो और कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हमें बताती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, 4 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं, 4 पॉइंट्स होने बड़े ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये बेनामी का दावा, फिर वो जो छोटा भाई है वो तो जनाब अनबन थोड़ी सी हुई, वो कहते जाओ काम करो, मेरे नाम पे ही है ना मकान, ले लो फिर। अब बड़े भाई को बड़ी टेंशन हुई कि मकान तो मैंने ख़रीदा, मैंने उसकी पेमेंट की, सारा पोजेशन मैंने, सिर्फ मैं मजबूरी की वजह से थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो इसके नाम लगवा, वापस आके अपने नाम लगवा लूँगा। और ये मालिक बन उसे बड़े परेशान। तो हर परेशानी, जहाँ वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, जहाँ आपका हक बनता हो वहाँ आपको रेमेडी मुयसर होती है कानून में। आपका काम है आप अदालत में आए, छोटा सा केस कर दें कि जनाब ये बेनामी ट्रांजैक्शन हो, ये डिक्लेयर किया जाए कि ओरिजिनल ऑनर मैं हूँ, तो ये बेनामीदार है। अदालत फिर, जैसे मैंने ट्रायल की आपको सारी स्टेजेस बताई हुई हैं, सिविल ट्रायल की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, सारी अडॉप्ट करके जनाब दावा होगा, जवाब दावा होगा, फिर उसकी एविडेंस वगैरह करके, आर्गूमेंट्स करके फ़ैसला हो जाएगा।
वो बड़े भाई के हक़ में जो ओरिजिनल ओनर था कि बाकी ओरिजिनल ओनर ये है, दूसरे वाला नहीं है। तो इस तरह ये बेनामी जो एक दावा हम कर सकते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करवाने के लिए। इसके अंदर 4 चीज़ें हों तो आपका दावा मजबूत होगा, अगर 4 चीज़ें नहीं हैं तो फिर दावा कमज़ोर हो सकता है। वो 4 चीज़ें, 4 पॉइंट्स कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन करते हुए कभी आपको किसी मजबूरी के बायस करनी पड़े, वो 4 चीज़ें आपने ज़रूर उसकी केयर करनी है। कभी करनी पड़ जाती है किसी मजबूरी की वजह से ऐसी ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने मिसाल दे के आपको समझाया। तो फिर 4 चीज़ें इनको नहीं भूलना, 4 बहुत कम है तो ये भी भूल जाएं तो फिर गलत बात है। 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि वजह क्या थी, क्या मुहर्रिकात थे कि आपने ये काम किया। आप कहते हो ना ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, मैंने ख़रीदी थी और ये बेनामीदार के नाम मैंने करवा दी थी। सबसे पहली क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि ठीक है ये बेनामी ट्रांजैक्शन आपने की, आपका हक बनता है, आपको दिलानी चाहिए ये प्रॉपर्टी। मोटिव क्या था, वजह क्या थी, क्या मुहर्रिकात थे, क्यों किया आपने ऐसा? फिर आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। जैसे मैंने मिसाल में कहा कि मैं सारा कुछ कर लिया, मैंने पेमेंट कर ली, मैं सौदा किया, मैंने पेमेंट कर ली, मैंने कब्ज़ा भी ले लिया मकान का। उसके बाद रजिस्ट्री के टाइम पे मुझे जाना पड़ गया और मैंने कहा इसके नाम पे कर दें एहतियातन, ये तो भाई है, कहीं भागा नहीं जा रहा। तो इस वजह से ये था मोटिव, ये होना चाहिए, कोई ख़ास वजह होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मैंने शौक़ से बस उसके नाम करवा दिया था कि मेरा छोटा भाई है, शौक़ से करवा दिया था तो बस ठीक है, हो गया, फिर उसका गिफ्ट हो गया। मोटिव होना चाहिए, वजह होनी चाहिए ख़ास कि मैं मजबूर था, ये मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैंने उसके नाम पे करवाई। नंबर 1 मोटिव। नंबर 2 कि आप जो उसकी कंसिडरेशन है वो आपने पे की हो। कंसिडरेशन पे करने का सबूत आपका ये हो सकता है, आप ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दी है, बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर दी, या आपने पे ऑर्डर दिया, या फिर आप मनी ट्रेल इसकी, या फिर आपने बैरून मुल्क थे तो आपने कैश ट्रांसफ़र किया था उस जो सेलर था उसके अकाउंट में। कंसिडरेशन, उसकी जो रकम है पेमेंट की, वो उसकी मनी ट्रेल आपके पास कुछ होनी चाहिए कि ये देखें मैंने पे किया था। दूसरा पॉइंट नंबर 1, इसमें नंबर 1 ये है कि आपकी क्या थी, मोटिव क्या था, मोटिव के बाद कंसिडरेशन आपने पे की। नंबर 3 कब्ज़ा, आपने कब्ज़ा लिया था। जब आपने मकान परचेज़ किया उसका कब्ज़ा आपके हैंड ओवर किया गया, या अभी भी आपका, इस वक्त भी कब्ज़ा आपका है, तो ये आपकी फेवर में पॉइंट जाएगा। नंबर 3 कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था, कोई रजिस्ट्री थी या जो भी डॉक्यूमेंट था, वो ओरिजिनल आपके पास है। तो ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हों तो फिर आप बेनामी का दावा करके तो वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। अगर कोई चक्कर दे रहा है, कब्ज़ा करने की कोशिश करता है आपका भाई या आपका क्लोज रिलेटिव, तो फिर आप इस तरह करके वो वापस ले सकते हैं। 4 चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपका मोटिव क्या था, मोटिव मैंने समझा दिया क्या होता है। आप जनाब कंसिडरेशन आपने पे की थी, फिर कब्ज़ा आपने ले लिया था और डॉक्यूमेंट आपके कब्ज़े में। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको आपके ये फेवर में होनी चाहिए। उसके बाद आपका दावा बहुत मजबूत होगा। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी बेनामी भी हो तो नहीं ले सकता बेनामीदार। लेकिन इसमें एक कानून आ चुका है। पहले ये होता था कि आप किसी के नाम पर भी बेनामी ट्रांजैक्शन कर सकते थे, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है। लेकिन अब कानून बन चुका है 2017 में, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017, सेक्शन 51 है। तो सेक्शन 51 ये कहता है कि कोई बंदा जब किसी दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी अगर ख़रीदेगा, बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसको सज़ा होगी 1 साल से लेकर 7 साल तक उस बंदे को सज़ा हो सकती है। जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना कितना होगा? जितने की वो प्रॉपर्टी है उसका 25% जुर्माना होगा। मसलन 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है बेनामी, तो अब 1 करोड़ का प्लाट मकान लिया है, 25 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। वो प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन में आपने ली है वो ज़ब्त भी हो सकती है। इट मीन्स कि आप बेनामी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि बेनामी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अब सिर्फ ब्लड रिलेशन। आपका बेटा है,
आप उसके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपकी वाइफ है उसके नाम पे ले सकते हैं, बहन है, भाई है, फादर है, मदर है, यानी ब्लड रिलेशन में जो क्लोज रिलेटिव हैं उनके आप अगर बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके नाम पे ले लेते हैं, पैसे आप खर्च करते हैं, तो फिर ये इलीगल नहीं है, इस पे आपको सज़ा नहीं होगी, ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर किसी के नाम पे, फलूदे वाले के नाम पे आप नहीं कर सकते। आप जनाब मरे हुए लोगों के नाम पे प्रॉपर्टियां नहीं ले सकते। इसकी मैंने वजाहत कर दी कि बेनामी ट्रांजैक्शन का जो आजकल 2017 में जो कानून बन चुका है उसका भी हमने ख्याल रखना है कि हर किसी के नाम पे नहीं, अगर बहुत मजबूरी हो तो क्लोज रिलेटिव उसके नाम पर ले सकते हैं, और अगर वो मुकरने की कोशिश करे उसका तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक भाई था बैरून मुल्क, उसने कुछ पैसे 1 लाख रुपया भेजता था हर महीने कि ये लें घर का ख़र्चा। वो छोटा भाई है, उसने 50,000 खर्चा करना होता था, 50,000 सेव करता था। 50,000 सेव करते करते उसने जनाब वो सेव कर लिया और बाद में उसने एक प्लाट ले लिया। अब बड़ा भाई आके कहता है वो जो प्लाट था वो तो मेरा बनता है, बेनामी ट्रांजैक्शन है, पैसे तो मैंने भेजे। बात तो ठीक है उसकी, पैसे तो उसने भेजे, लेकिन ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बेनामी ट्रांजैक्शन वो ख़ास 4 चीज़ें अगर मुकम्मल होंगी तो फिर ही बेनामी ट्रांजैक्शन मोटिव होगा। कंसिडरेशन आपने पे की होगी, पोजेशन आपने लिया होगा, सौदा आपने किया होगा और सारे मामलात आपने किए होंगे, तो फिर ही बेनामी ट्रांजैक्शन बनेगी। इसमें स्कोप कम है तो इसमें एहतियात करनी चाहिए कि बेनामी ट्रांजैक्शन ऐसे ही राह चलते हुए नहीं कर देनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि यानी जो बंदे करप्शन की नीयत से बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो नहीं कर सकते। तो जो अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, मसलन जैसे मिसाल दी कि फैमिली मेम्बर के नाम पे, फादर अपने बेटे, बेटा अपने जनाब फादर के नाम पे, बहन भाई के नाम पे, मजबूरी की वजह से किसी मोटिव के तहत वो कर रहा है तो वो कर सकता है। बाकी जो हैं जो करप्ट, मसलन एक सरकारी मुलाजम है ढेर सारी रिश्वत लेता है, वो अपने नाम पे लेगा तो पूछा जाएगा कि कहाँ से इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ली आपने, आपकी सैलरी तो 30,000 है, 40,000 है, तो आपके करोड़ों में प्लाट कैसे बन गए। फिर वो इस चीज़ से बचने के लिए अपनी बीवी के नाम पर वो प्रॉपर्टी लगाता है, तो फिर उसमें कुछ ऐसा फार्मूला अपनाते हैं कि ये तो उसके मेके की तरफ से आ गई है, या अपने किसी बच्चे के नाम पे लगाएगा या अपने किसी रिलेटिव के नाम पे लगाएगा कि जनाब पकड़ा ना जाऊं कि मैंने पैसा तो हराम का था बहुत सारा, तो वो हराम का पैसा जो है उसको इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, लेकिन किसी और के नाम पे चोरी चोरी, ताकि पता ना चल सके। तो बचना चाहिए जी ऐसी ट्रांजैक्शन से। अल्लाह ताला हमें करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।